वो कष्ट भी दिखाई दिया कि किस तरीके से नेता उनसे दगाबाजी कर गए, और एक भरोसा भी दिखाई दिया कि जनता कभी भी, मतलब नेता चाहे जितने भी गद्दार हो जाएं, लेकिन जनता कभी भी अपनी बहन जी के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ेगी। माननीय बहन जी ने जब मुझसे कहा कि आप लालगंज लोकसभा लड़ जाइए, तभी उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत प्रिय सीट है और ये लोकसभा आपको जीत करके आनी है। तो वो भरोसा केवल एक वर्ग के भरोसे नहीं, उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों का इतना प्यार, इतना सम्मान हमको जनता लोगों के बीच में जाके मिल रहा है। ईद के दिन मैं तमाम मुसलमान भाइयों के साथ में घूमी, हमारे गुफरान भाई हमारे साथ में ही हैं। आप मुझे पिछला जो 19 का चुनाव रहा, संगीता आज़ाद प्रत्याशी थी बसपा से, इस वक्त वो बीजेपी के पाले में नजर आ रही है। क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से वो बीजेपी में गई और जो विश्वास उस वक्त उन तमाम यहाँ पर लालगंज लोकसभा सीट के लोगों ने दिखाया था, मतदाता ने दिखाया था, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन फ़र्क गुस्से का पड़ेगा। जनता इतनी नाराज़ है ऐसे दगाबाजी जो हो रही है उनके साथ में, कि जनता लगातार विश्वास कर रही है और उनके भरोसे के साथ में भरोसा तोड़ा जा रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, और जो भी इस फैक्ट्री से निकला, वो साहब कहते थे मैं ऐसे नट बोल्ट तैयार करता हूँ जो कहीं जाके फिट नहीं होते, कि बहुजन वैचारिकी से पूरी तरीके से वो लैस होकर के पूरा होमवर्क करके तब वो फील्ड में उतरे हैं। उनका उद्देश्य केवल मूंछों पे ताव दे करके युवाओं को आंदोलित करके मुकदमों में झोंकना नहीं है, किसी भी तरीके से एक जाति विशेष पे गर्व करना, अभिमान करना उद्देश्य नहीं है। अगर आप बढ़िया से शिक्षित होइए, अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, वैचारिकी से मजबूत होइए, और उसके बाद अगर आप समाज में कार्य करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो या तो फिर सामाजिक फील्ड हो, तो आप सक्सेसफुल होंगे। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जब हम जाते हैं तो इतना कष्ट होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मानवता शर्मसार हो रही है कि एक हमारे सामने कोई व्यक्ति भूखा है, वो भूख के लिए, अपने पेट भरने के लिए हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैडम जी कुछ करा दे, तू तो बहुत नहीं करा। जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग लालगंज में हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश की नज़रें इस लालगंज लोकसभा सीट पर है, क्योंकि जब से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर इंदु चौधरी इनको जिस तरीके से अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद से ये लगातार सुर्खियाँ बनी हुई है कि आखिर इस सीट पर किस तरीके से बसपा की दावेदारी होगी, कितनी मजबूती से ये सीट बसपा की तरफ से लड़ी जाएगी, सीधी जानने की कोशिश करेंगे। आज आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनकी एक बड़ी जनसभा भी हुई है, और उसके बाद कितना क्या कुछ प्रतिसाद रहा और अब लोगों के बीच में जाकर इस जनसभा का क्या असर होगा, ये तमाम चीज़ें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में सर मैडम बहुत बहुत स्वागत है आज नेशनल चौपाल का। यही सवाल है कि जिस तरीके से आप बीएचयू में प्रोफेसर थी, उसके बाद एक सामाजिक जीवन एक लंबे समय से चल रहा था, क्या आवश्यकता लगी कि अब राजनीतिक सफ़र को शुरू करना? देखिए, जैसे अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी प्रकार से बुरे लोग अच्छे लोगों को राजनीति में चलन से बाहर कर देते हैं। तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे लोग हमेशा आपके ऊपर शासन करते रहेंगे। क्योंकि प्रोफेसर हूँ तो क्लास में भी हम लोग राष्ट्र निर्माण का ही कार्य करते हैं। जब राजनीति में आने का फैसला होता है तो उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को और बड़ा बल मिलता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जो काम हम कर रहे थे और बाहर से खड़े होकर के राजनीति को गाली देना, उसकी आलोचना करना, ये बहुत आसान था। तो अब जब स्वयं निर्णय लिया गया कि इसको राजनीति में एंट्री करके किया जाए, तो माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला, और उसी दिन आज 21 मार्च को मेरी बहन जी से मुलाकात हुई, और आज 1 महीना, करीब 1 महीना 4 दिन हुआ मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिले हुए। तो पूरी एक जो है एक राजनीतिक नई पारी शुरू करने का यही प्रयास है कि अच्छे लोग अगर सब राजनीति को करेंगे तो एक स्वस्थ राजनीति को हम जन्म दे सकते हैं। आपने बताया कि बहन मायावती से आपकी जो मुलाकात हुई है, आपके तमाम जो वीडियोज़ है जो आपने भाषण में दिए, आपने कहा कि जब आप उनसे मुलाकात करी तो तकरीबन 1 घंटे तक आप रोती भी रही। कैसा वो माहौल था, किस तरीके से आप उस समय महसूस कर रहे थे? देखिए, बहन जी से मिलने का जो एक सपना होता है, वो बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति का होता है, और हमको इस बात का बहुत कष्ट था कि हम लखनऊ शहर में रह करके इतना समय हम क्यों बहन जी से मिलने में लगा दिए। तो जो वो भाव थे, वो भाव तो मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ, इतना विशाल व्यक्तित्व आपके सामने बैठा है जो महापुरुष बनने की श्रेणी में है,
महापुरुष ही है, बल्कि ये कह लीजिए जिंदा देवी आपके सामने बैठी है। तो जाहिर सी बात है, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। बहन जी ने जिस प्रकार से अपने पूरे जीवन संघर्ष को हम लोगों के सामने बात किया, 2 घंटे के करीब मुलाकात में 1 घंटे से ज़्यादा तो मेरी आंखों से आंसू ही गिरते रहे कि हम किस प्रकार से बाहर बैठ करके अपने समाज के जो बहन बेटियां हैं उनकी आलोचना करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, संगठन या पार्टी में कुछ गड़बड़ियां होती तो बाहर बैठ करके आप एक बड़े आलोचक के रूप में उसको देखते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में अंदर जाइए और देखिए कि किस प्रकार से मुखिया के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक परिवार का व्यक्ति अपने 2 बच्चों को इकट्ठा नहीं रख पाता है, तो वो पूरे सूबे को, पूरे भारत देश की राजनीति को गवर्न कर रही है। इतना विशाल व्यक्तित्व आपके सामने है, तो भावनाएं कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल था। उनका जीवन संघर्ष जान करके कि किस प्रकार से पहला चुनाव जो वो 2000 वोट से हारी, माननीय बहन जी ने बताया कि 2 ही कार थी हमारे पास, एक मान्यवर श्री कांसीराम साहब के पास में थी और दूसरी बहन जी के पास में थी। बहन जी ने जब ये शब्द कहे न कि हमारे पास 2 कार केवल और होती तो मैं वो पहला चुनाव जीत जाती। तो ये बड़ा गिल्ट फील हुआ कि आज हमारे समाज में मुझे लगता है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के संख्या में अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जोड़ लिए जाएँ तो इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे साधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद सिर्फ अपने व्यक्तिगत जो सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थों के चलते या गुटबाजी के चलते, गोलबंदी के चलते या कुछ और अपने पर्सनल कारणों के चलते केवल एक दूसरे की टांग खींचने का जो हम कार्य करते हैं, उसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो माननीय बहन जी का जीवन संघर्ष अपने आप में एक आदर्श है, जो कि हम स्वयं उसका प्रत्यक्ष रूप देख करके आए और हमको ये बात का बहुत गिल्ट भी है कि हम क्यों नहीं उसमें भागीदारी बन पाए अभी तक। तो सामाजिक जीवन तो हम जी रहे थे, लेकिन जब राजनीति, बहन जी से बात करने के बाद जब राजनीतिक जीवन में आने का फैसला हुआ, तो यही लगा कि अब जब तक जिंदा हैं, बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेंगे। ये सपना अपने मरते दम तक, इस मतलब मरने से पहले हम अपने जो जिंदाबाद जिंदाबाद तुम्हारी मायावती जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 चौधरी संघर्ष करो, हमारे साथ है। तो ये जो सपना है कि बहन जी को पीएम बनाना है, तो हम भी खाका खींच रहे हैं कि आगामी 6 वर्षों का खाका हमारे दिमाग में है कि अगर ये लालगंज लोकसभा सीट हम निकालते हैं तो किस प्रकार से हम अपना समीकरण बैठाएं और अगले लोकसभा चुनाव तक बहन जी को पीएम बनाएं। जब ये टिकट आपको फाइनल हुई, आपको पता चला कि आपको प्रत्याशी बनाया जाने वाला है, कब आपको पता चला कि आपको प्रत्याशी बसपा से लालगंज लोकसभा सीट से ये टिकट मिलने वाली है? कब आपको उसकी जानकारी हुई? माननीय बहन जी से जब मुलाकात हुई तो माननीय बहन जी ने कहा कि आप लालगंज लोकसभा जीत जाइए और केवल जीतिए नहीं बल्कि लड़ जाइए, लड़िए ही नहीं बल्कि जीत के आइए। जब बहन जी ने शब्द बोले तो इतने आंसू आंखों से निकले कि मैं बयां नहीं कर सकती। और वो उनका जो भरोसा था और उस भरोसे के पीछे जो उनका दर्द था, उस दर्द को हम गांव की जनता से भी जाके कह रहे हैं कि माननीय बहन जी ने जाने कितने लोगों के जीवन संवार दिए। जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो हवाई चप्पल से हवाई जहाज के लायक बन गया, लेकिन अपनी जड़ों को भूल गया। वो जड़ों को भूल जाने की वजह से पता नहीं किन कारणों की वजह से वो इधर उधर अपना डावाडोल होने लगे लोग। तो ऐसे में जब उन्होंने कहा जीत के जाइए तो इतना भरोसा लगा कि वो कष्ट भी दिखाई दिया कि किस तरीके से नेता उनसे दगाबाजी कर गए, और एक भरोसा भी दिखाई दिया कि जनता कभी भी, मतलब नेता चाहे जितने भी गद्दार हो जाएं, लेकिन जनता कभी भी अपनी बहन जी के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ेगी। अब जब लोगों के बीच आप जा रहे हैं, काफ़ी तकरीबन आपने बताया कि 1 महीने से जो प्रचार चल रहा है, क्या कुछ कहना है? लोगों का प्रतिसाद किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो सीट है, ये सीट जिस तरीके से दलित और मुस्लिम बाहुल मानी जाती है, बसपा का परंपरागत वोट है वो दलित माना जाता है, लेकिन मुस्लिम जो वोट है वो किस तरीके से अब बसपा से यहाँ से जुड़ेगा, आपके साथ रहेगा, क्या लगता है? माननीय बहन जी ने जब मुझसे कहा कि आप लालगंज लोकसभा लड़ जाइए, तभी उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत प्रिय सीट है और ये लोकसभा आपको जीत कर के आनी है। तो वो भरोसा केवल एक वर्ग के भरोसे नहीं उन्होंने कहा, वो भरोसा उन्होंने लालगंज की उस तमाम जनता के भरोसे किया कि जिसके दम पे 5 बार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। उस ऐसे में ये कह देना कि मुसलमान किसी एक पार्टी को या किसी वर्ग विशेष को ही वोट करता है, ये सरासर गलत होगा। मुसलमान शुरू से ही
बहुजन समाज पार्टी का वोटर रहा है, सपोर्टर रहा है, और न केवल बहुजन समाज पार्टी का बल्कि बहुजन समाज का सपोर्टर रहा है। चाहे वो बाबा साहब का समय हो या बाबा साहब से पहले अगर महात्मा ज्योतिबा फुले का समय ले लें तो भाई उस्मान शेख और हमारी अम्मी फातिमा शेख ने अपना पहला स्कूल औरतों की शिक्षा को खोलने के लिए शिक्षा के लिए खोलने के लिए एक अपनी ज़मीन उपलब्ध कराई। फिर बाबा साहब को जो है संविधान लिखने में मदद की, और मान्यवर कांशीराम साहब जब मिशन मूवमेंट का काम कर रहे थे उस समय भी तमाम मुसलमान भाइयों ने साथ दिया। और आज माननीय बहन जी का भी जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, वो मुसलमान भाइयों का काफ़ी सपोर्ट उसमें रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बीच में गलतफ़हमियाँ हो जाएँ तो इधर-उधर हो जाए, लेकिन जैसे होता है ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। मुसलमान भाइयों का इतना प्यार, इतना सम्मान हमको जनता लोगों के बीच में जाके मिल रहा है। ईद के दिन मैं तमाम मुसलमान भाइयों के साथ में घूमी। हमारे गुफरान भाई हमारे साथ में ही हैं। आप मुझे लेकर के सुबह, मुझे लगता है कि दोपहर के बल्कि 11-12 बजे से लेकर के आप शाम के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक लगातार अपना ईद छोड़ करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवा रहे थे। तो ऐसे में मुसलमान भाई खुद खुल करके सपोर्ट कर रहा है कि आपके आ जाने से हमको हम लोगों को बहुत बल मिल रहा है कि एक पढ़ा लिखा योग्य प्रत्याशी आपके बीच में है। आपके साथ में तारिक बेग साहब जो जर्नलिस्ट हैं वो भी साथ में थे। बद्रे आलम साहब पूर्वांचल टेंट हाउस वाले वो भी साथ में थे। डॉक्टर मुस्तकील जो वो भी यहाँ के एक सम्मानित साथी हैं, वो भी थे, और भी तमाम हैं क्योंकि मैं नाम सबका नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ले सकती हूँ मतलब कि नाम नहीं याद रहते हैं तत्काल में। तो तमाम हमारे जो मुसलमान साथी थे उस दिन पूरे फुल सपोर्ट के साथ में हमको कई सारे गाँव में घुमाए और ये भरोसा दिलाए कि आप जो है नामांकन दाखिल कर लीजिए, नामांकन दाखिले तक हम लोग पूरा जो है टीम बना करके आप लोगों के साथ में काम करेंगे। तो मुसलमान भाई पहले भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते थे और अब भी कर रहे हैं, और इस बार का लोकसभा चुनाव जो लालगंज का निकलेगा, जो चुनाव होगा और 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो स्थितियाँ और भी क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पर इस पिछला जो 19 का चुनाव रहा, संगीता आज़ाद प्रत्याशी थी बसपा से, इस वक़्त वो बीजेपी के पाले में नज़र आ रही है। क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से वो बीजेपी में गई और जो विश्वास उस वक़्त तमाम यहाँ पर लालगंज लोकसभा सीट के लोगों ने दिखाया था, मतदाता ने दिखाया था, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इस बार आप चुनावी दावेदारी में हैं, इसका क्योंकि वो बीजेपी में जा चुके हैं। देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन फ़र्क गुस्से का पड़ेगा। जनता इतनी नाराज़ है ऐसे दगाबाज़ी जो हो रही है उनके साथ में, कि जनता लगातार विश्वास कर रही है और उनके भरोसे के साथ में भरोसा तोड़ा जा रहा है। तो जनता का गुस्सा जो है ना वो वोट के रूप में दिखेगा कि बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार से ज़्यादा वोट दे करके जनता भेजेगी। रह गई बात आप जिनकी नाम ले रहे हैं, उनका इस पे प्रभाव होने का, तो ये एक बात मान लीजिए कि मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है, और जो भी इस फैक्ट्री से निकला, वो साहब कहते थे मैं ऐसे नट बोल्ट तैयार करता हूं जो कहीं जाके फिट नहीं होते हैं। और ये आप देख लीजिए इतिहास रहा है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी रहे हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों, या वो तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़े, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, या तमाम लोग जो हैं, ये सारे लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका प्रभाव तो नहीं है। हाँ, ये है कि उनके अपने अस्तित्व पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। आपका ये फर्स्ट टर्म का चुनाव है, कितनी चुनौतियाँ मुझे बिल्कुल भी चुनौती नहीं लगती, इसलिए क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। माननीय कांशीराम साहब ने जो पेड़ लगाया, उसकी इतनी शाखाएँ और इतना बूथ लेवल तक इतनी मजबूत कमेटी बनी हुई है, और वो कमेटी पूरे दमखम से, पूरे सपोर्ट के साथ में, और ये कह सकते हैं पूरे उत्साह के साथ में हमको जितना स्नेह दे रही, जितना सम्मान दे रही है, मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। पाँचों विधानसभा में हम घूम रहे हैं और पाँचों विधानसभा में बूथ लेवल तक की कमेटी बहुत मजबूती से काम कर रही है। क्षेत्र की जनता भी यही कह रही है कि मैडम आप आ सकते हैं तो पहुंचिए, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, तो हम आपके लिए प्रचार करेंगे, और जनता घूम घूम के प्रचार कर भी रही है अपने स्तर से। और साथ ही साथ आज माननीय आकाश आनंद जी की जो चुनावी जनसभा का आगाज़ हुआ यहाँ लालगंज की धरती से, उसमें जो काफ़ी भारी मात्रा में जो भारी संख्या में जो जनता यहाँ उपस्थित हुई, उसने इस बात को बता ही दिया कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी के हम नींव हैं, और हम पूरी तरीके से कमिटेड होकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बसपा पे ये सवाल उठते हैं कि बसपा में युवा नहीं है। आकाश आनंद अब जिस तरीके से एक नई लीडरशिप बसपा में उभरते हुए नज़र आ रही है, किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं? आज उनकी जो जनसभा है आपके लालगंज में भी हुई है, कितना असर देख रहे हैं अब इस सभा के बाद?
देखिए, निश्चित रूप से सभा का केवल इसी सभा का नहीं बल्कि अभी हमने गोरखपुर का भी देखा कि कल माननीय आकाश आनंद जी का गोरखपुर में सभा हुआ, अभी इसके बाद बनारस में भी हुआ और नगीना में भी हुआ और तमाम जगहों पे जो उनका वक्तव्य जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से वो चुनावी रैली को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं और जिस तरीके से वो दमखम से अपनी बातें रख रहे हैं, उससे ये चीज़ तो साफ हो जाती है कि बहुजन वैचारिकी से पूरी तरीके से वो लैस होकर के, पूरा होमवर्क करके तब वो फील्ड में उतरे हैं। उनका उद्देश्य केवल मूँछों पे ताव दे करके युवाओं को आंदोलित करके मुकदमों में झोंकना नहीं है, किसी भी तरीके से एक जाति विशेष पे गर्व करना, अभिमान करना उद्देश्य नहीं है। अगर आप बढ़िया से शिक्षित होइए, अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, विचार वैचारिकी से मजबूत होइए और उसके बाद अगर आप समाज में कार्य करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो या तो फिर सामाजिक फील्ड हो, तो आप सक्सेसफुल होंगे। माननीय आकाश आनंद जी युवाओं के आइकॉन बन रहे हैं, आइकॉन बन गए हैं बल्कि ये कहिए और युवा उनके साथ में अपने आप को बहुत नज़दीक से अपने आप को एसोसिएटेड महसूस कर रहा है, बहुत करीबी महसूस कर रहा है कि वो बिल्कुल उनको अपने भाई की तरह देख रहे हैं, कुछ कभी छोटे भाई की तरह, कभी बड़े भाई की तरह और जिस प्रकार से युवाओं के बीच में वो युवाओं की बातें करते हैं और युवाओं से मिल-जुल रहे हैं, उसका भी एक प्रभाव पड़ रहा है कि आप देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए, आप बहुत बड़े नेता हो गए तो आपका पब्लिक से नाता टूट जाना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन माननीय आकाश आनंद जी का जो व्यक्तित्व है और जो पर्सनैलिटी है, उसमें ये साफ तौर पे दिख रहा है कि हम चाहे कितने भी हवा में रहें, अपने ऊँचाई पे रहें, लेकिन हमारे पाँव हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। अ, अभी जिस तरीके से अब चुनाव का तकरीबन 1 महीने का और पूरा समय बचा हुआ है, क्या कुछ समस्याएँ आपको दिख रही है? पूरे लालगंज लोकसभा में लगातार आप लोगों के बीच में जा रही और सांसद इस लोकसभा की जनता आपको अगर बना देती है, तो क्या कुछ समाधान उनके लिए? हकीकत बताऊँ तो मैं बहुत दुखी भी हूँ उन लोगों के बीच में जा कर के। मैं यही देख रही हूँ कि कई-कई गाँव तो ऐसे भी हैं जहाँ पे मेड़ पे से लोग आ जा रहे हैं और अभी रिसेंटली एक राजभर बस्ती में मेरा जाना हुआ अभी इसी हफ्ते में और वहाँ हमने देखा कि आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद किसी भी प्रकार का मुआवज़ा उनको नहीं मिला है। वो महिला अपने सास और अपने बच्चे के साथ में सड़क पे रहने के लिए मजबूर है। इतना कष्ट हुआ कि मैं रोने लगी लिटरली वहीं पे गाँव में ही। बहुत मुश्किल से वहाँ से हम निकल कर के बाहर आए। ऐसे तमाम वाक़ये हम देख रहे हैं कि सड़क नहीं है, सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है। कहने को तो योजनाएँ तमाम चल रही हैं सरकारी, लेकिन वो शायद कागज़ों पे ही चल रही हैं। किसी के पास पक्का मकान है तो उसको जो है सरकारी आबादी वाला मकान भी मिल रहा है और जो झोपड़े में रह रहा है या घास-फूस डाल के रह रहा है, उसके पास मकान नहीं है। खाने के लिए दावा किया जा रहा है कि 5-5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम परिवारों से मैं मिली हूँ जिनके पास 2 टाइम के खाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, ना तो उनको वो राशन मिल रहा है। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जब हम जाते हैं तो इतना कष्ट होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मानवता शर्मसार हो रही है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति भूखा है, वो भूख के लिए अपने पेट भरने के लिए हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैडम जी कुछ करा दे तू तो बहुत निक रहत। तो खुद के लिए लग रहा है कि हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारी हम पहले से इस चीज़ को महसूस करते थे, लेकिन सांसद का प्रत्याशी के रूप में जब हम सामने आए हैं, तो हमारे लिए वो ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है क्योंकि जनता के बीच से ही रह के आए हैं और अब हमारे पास पावर भी होगा, पोजीशन भी होगी और हम आर्थिक रूप से समृद्ध भी होंगे, तो निश्चित रूप से हम जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएँगे। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि सबके पास कम से कम पक्का आवास हो और खाना खाने का जो साधन है, यानी कोई भी एक ऐसा छोटा रोज़गार हो जिसकी वजह से जिसके बदौलत वो अपना घर का या अपना जीवन यापन कर सके, ये प्राथमिकता होगी और साथ ही साथ जो जो प्राइमरी शिक्षा है, वो सरकार बजट तो बहुत सारा दे रही है, लेकिन शिक्षा का असली हालत आप गाँव में जाकर के ही देखिए तो प्रधानों की माध्यम से और भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से वो प्राथमिक लेवल की शिक्षा को सुधार करना हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर तमाम हमने चर्चा बातचीत करने की कोशिश की है किस तरीके से लालगंज लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी इनकी दावेदारी है, जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जरिए तमाम बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही है, इसके बावजूद भी अब एक मजबूत दावेदारी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से डॉक्टर इंदु चौधरी इनको देखा जा रहा है। नतीजे ही बताएँगे कि क्या कुछ होगा इस लालगंज लोकसभा में। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया क्या है? लिखकर ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।
जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।